नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं अभिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12:15 बजे जोधपुर पहुंच चुके हैं। तभी रोड शो के बाद ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। ट्विटर के साथ $44 मिलियन के डील तोड़ने से जुड़ी कानूनी लड़ाई। सरकार गांधी जयंती पर प्रदेश में बढ़ रही शराब एवं नशे की लत के खिलाफ जागरूकता का कार्यक्रम करेगी। हैदराबाद में बिस्वा पर हमले की कोशिश, असम में सीएम के मंच पर चढ़ाई ट्रक से हमला करने का किया प्रशासन। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को प्रभारी पद पर रखा बरकरार। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं गृहमंत्री अमित शाह की। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12:15 बजे जोधपुर पहुंच गए हैं। यहाँ वे रोड शो करेंगे और इसके बाद भाजपा के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से शनिवार सुबह 9:30 बजे जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंचे। आज उन्होंने दर्शन पूजा की और इसके बाद में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह एवं अन्य नेता अधिकारी भी उनके साथ रहे। शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हैं। शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 में भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह यहाँ पर 17 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसके बाद करीब 10:30 बजे वे एयरफोर्स के विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री दूसरी बार तनोटराय मंदिर आए हैं, तभी बीएसएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले वह दिसंबर 2021 में यहाँ आए थे, तो रात्रि विश्राम सरहद पर ही किया था। इस बार उन्होंने तनोटराय मंदिर परिसर में पर्यटन विकास केंद्र की आधारशिला रखी। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सरहद पर बने तनोट माता मंदिर के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यहां आने वाले टूरिस्ट को बीएसएफ की ओर से डॉक्यूमेंट्री के साथ हथियार प्रदर्शनी और फोटो गैलरी भी आदि लगाई जाएगी। माइक्रो ब्लोइंग साइट ट्विटर के साथ $44 मिलियन के डील तोड़ने से जुड़ी कानूनी लड़ाई के बीच अरबपति एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर ने उसके एक पूर्व कर्मचारी जो विल्सर ब्लॉअर बन गया था उसके साथ डील की थी। वह भी एक प्रमुख कारण था जिसके कारण उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के साथ डील तोड़ दी। मस्क की ओर से यहां बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें ने एक $1 मिलियन भुगतान करने का फैसला लिया है। एलन मस्क ने वकीलों से सोशल मीडिया कंपनी एक पत्र में कहा कि पीटर झटको और उनके वकीलों को $7 मिलियन का भुगतान करने से पहले ट्विटर ने उनकी सहमति नहीं ली, इसलिए विलय समझौते के उल्लंघन हुआ। मस्क से बातचीत की प्रक्रिया के दौरान ट्विटर के लिए ऐसा करना प्रतिबंधित था। बता दें कि पीटर झटको इस साल की शुरुआत तक ट्विटर की सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया फर्म पर यह झूठ बोलने का आरोप लगाया कि उसके पास सुरक्षा के लिए ठोस योजना है। उन्होंने यह भी दावा किया था साइबर सुरक्षा के बारे में कंपनी नियामकों को जो बता रही है वे भ्रामक है। ट्विटर के अनुसार कंपनी ने गलत सूचना फैलाने वाले फर्जी खातों का जड़ से खत्म करने के लिए होने वाली कोशिशों की अनदेखी। बता दें कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने एलन मस्क ने ट्विटर के साथ डील तोड़ने की घोषणा करते हुए कहा था कि ट्विटर पर बॉट्स, स्पैम और फर्जी अकाउंट हैं, जिस कारण उन्हें टेकओवर डील को समाप्त करने के लिए मजबूत होना पड़ा। इससे पहले मंगलवार को मस्क ने ट्वीट पर अपना निशान साधते हुए ट्वीट किया था कि उन्हें ट्वीट पर 90% कमेंट्स असल में बॉय या स्पैम रिप्लाई हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, जहां शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी नेत्री और पूर्व सीएम उमा भारती ने यू टर्न ले लिया है।
शिवराज सरकार ने इस नाराज दिखाई देने वाली उमा ने अब कहा कि शिवराज जी ने शराब नीति में बदलाव का भरोसा दिया है। खुद सरकार गांधी जयंती पर प्रदेश में बढ़ रही शराब एवं नशे की लत के लिए खिलाफ जागरूकता का कार्यक्रम करेगी। हालांकि वे 2 अक्टूबर भोपाल में महिलाओं के साथ ही मार्च निकालने की बात कर रही है। इससे पहले उमा शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर चुकी है। भोपाल की शराब दुकान में पत्थरबाजी के करने के साथ ही समय समय पर वे आंदोलन भी करती रही है। करीब 2 महीने पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर लिखा और इसे सार्वजनिक भी किया था। लेटर में उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उमा ने सभी भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करवाने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी पर मैं लगातार सक्रिय हूँ। फिर कल जब घुटन महसूस हुई तब ट्वीट किया। अब इसे लेकर अक्टूबर तक मैं अकेले ही शराब की दुकानों व हाथों के सामने खड़ी होंगी। फिर अक्टूबर में गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करूंगी। इसलिए जो भी समर्थन में हो वो अपने स्तर से प्रयास करें। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में कहा कि शराब को लेकर मैं अपना रिपोर्ट कार्ड बता रही है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री खुद बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं और नीति में सुधार करवाने का भरोसा दिलाया है। फिर भी मैं 2 अक्टूबर को भोपाल में मार्च निकालूंगी। फिर गेट पर कर्फ्यू वाली माता मंदिर से कंकाली मंदिर और फिर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल तक जाऊंगा। यहाँ गांधी प्रतिमा के आसपास कार्यक्रम करेंगे। महिलाएं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करेंगी। मैं सरकार के कार्यक्रम में शामिल रहूंगी। मेरे प्रयत्न को शिवराज ने सार्थक किया है। कई बार मैं चुप इसलिए होती थी कि शिवराज जी कुछ बोले। आबकारी, वित्त, राजस्व आदि अपना विषय बताते हैं। उन्होंने कहा कि शराब एक सामाजिक बुराई है लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं। इसलिए जब तक समाधान परक स्थिति नहीं हो जाएगी तब तक वे इस बुराई से लड़ती रहेंगी। शराब को लेकर नीति में बदलाव करने समेत उमा भारती ने प्राइवेट सेक्टर में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की मांग की। इसमें चाहे SC, ST, OBC या फिर गरीब सवर्ण, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। बात करें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को एक रैली में एक शख्स ने मंच पर लगे माइक को तोड़कर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि मंच पर मौजूद लोगों ने तुरंत उस व्यक्ति पर काबू पा लिया। उस वक्त असम के CM पर हमला करने की कोशिश करने वाले शख्स का नाम नंदकिशोर व्यास है। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तभी नंदकिशोर व्यास ने कहा कि वे गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें CM KCR के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर कोई हमारे CM के बारे में कुछ गलत कहता है तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को प्रभारी पद पर बरकरार रखा है। राजस्थान में सह प्रभारी के तौर पर राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर को जिम्मा सौंप गया है। तभी जबकि प्रदेश के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा है। अरुण सिंह के प्रदेश प्रभारी पद को दोबारा नियुक्ति करते हुए पार्टी आलाकमान ने तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। इससे पहले 13 नवंबर 2020 को अरुण सिंह की राजस्थान प्रभारी के पद पर नियुक्ति हुई थी। अरुण सिंह ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट का भी जिम्मा संभाला था। साथ ही में चुनाव मैनेजमेंट का उन्हें 15 साल का प्रदेश स्तरीय विधानसभा और लोकसभा चुनाव का अनुभव है। ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। उनके साथ सह प्रभारी का जिम्मा विधायक नितिन नवीन को भी दिया गया। ओम प्रकाश माथुर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। माथुर पाली जिले के बैजल गांव के रहने वाले हैं। हाल ही में माथुर का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह दी है। RSS के पूर्व प्रचारक ओपी माथुर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के भी प्रभारी रह चुके हैं। जब मोदी PM की रेस में शामिल हुए तो गुजरात का बीजेपी पे प्रभार ओम प्रकाश माथुर के हवाले था। माथुर को PM नरेंद्र मोदी ने करीबी नेताओं में गिना जाता है।
माथुर ने 2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को गद्दी देकर उतार कर उमा भारती को सीएम बनाने में बड़ा रोल निभाया था। 2014 में बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत दिलवाई और देवेंद्र फडणवीस को तब सीएम बनाने में मदद की। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी में भी अरुण सिंह और ओम प्रकाश माथुर के साथ ही 16 नेता शामिल हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। चौबुल शहर में वीर हनुमान मार्ग स्थित खेल स्टेडियम में शुक्रवार शाम को जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पहुंचे। उन्होंने 12 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चौंप पहुंचने के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और एसडीएम सीमा खतान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के प्रथम चरण के बाद 12 सितंबर से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर चौबुल के NH 52 स्थित खेल स्टेडियम में सीएम के आने के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि 12 सितंबर को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर चौबुल में तैयारियों को लेकर विजिट की गई है। इस मौके पर एडीएम शंकरलाल सैनी, एडीएम दिनेश कुमार, चौबुल एसडीएम सीमा खतान, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल, बिजली निगम एक्साइन के पारिक, पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 12 सितंबर को चौबुल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तरीय अवलोकन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर चौबुल पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा, जहां पर मुख्यमंत्री ग्रामीण ओलंपिक खेल को प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से परिचय करते हुए ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे। इसको लेकर NH 52 स्थित हडोता चौराहे के पास से देकर खाली मैदान में हेलीपैड बनाने की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार को कलेक्टर के चैम्बर में धरने पर बैठ गए, जमकर नारेबाजी की। हालांकि कलेक्टर उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये कार्यकर्ता गाय को लंपी रोग से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे। ज्ञापन देने पहुंचे कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुरी के चैम्बर कार्यकर्ता के राजस्थान गहलोत पर भी नहीं और समझाए जिला कलेक्टर कुडी मुख्यमंत्री के उदपुवाटी के दौरे को लेकर गुडा गए हुए थे। पूर्व विधायक शुभकरण सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश में लंपी बीमारी के कारण पशु मर रहे हैं। लोग बहुत ही परेशान हैं। किसान और पशुपालकों के लिए बड़ी मुसीबत है।
राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन की ओर से भी जिले में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बात करें देश की सबसे आधुनिक वंदे भारत ट्रेन का शुक्रवार को अहमदाबाद मुंबई के बीच ट्रायल किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं को लेस इस ट्रेन का ट्रायल रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में किया गया था। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद से सूरत मात्र 2 घंटे और 32 मिनट में पहुंच गई, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस को अहमदाबाद से सूरत पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। वंदे भारत ट्रेन अपने ट्रायल रन के दौरान अहमदाबाद से सुबह 7 बजे रवाना हुई और सूरत स्टेशन पर पौने 10 बजे पहुंची। यहां से बिना रुके मुंबई सेंट्रल दोपहर 12:15 बजे पहुंच गई। ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई के बीच 492 किलोमीटर तय करने में 5 घंटे 10 मिनट का वक्त लगा। ट्रायल के दौरान ट्रेन का 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलाया गया, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल पहुंचने में कुल 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लेती है। यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जिसे अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलाया जाना है। इससे पहले 2 वंदे मातरम वंदे भारत ट्रेनों को कटारा दिल्ली और वाराणसी दिल्ली रूटों पर चल रही है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि अभी यह ट्रायल आरएसटीओ द्वारा किया जा रहा है। वे अपने हिसाब से ट्रायल कर रहे हैं। आगे और भी ट्रायल होगा या नहीं, इसका निर्णय वो ही लेंगे। पश्चिम रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन की रेल रेक प्राप्त होने के बाद परिचालन की प्लानिंग की जाएगी। जानकारी के अनुसार ट्रायल पूरा होने के बाद यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलाने की योजना है। इसमें निर्धारित समय सुबह 7:25 अहमदाबाद से रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। हालांकि यह समय सारिणी अभी फाइनल नहीं है। रेलवे द्वारा इसके समय में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा भी अलग अलग टाइमिंग पर भी संभावना देखी जाएगी। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के वर्तमान डिजाइन में वायु शोधन के लिए छत पर लगे आरएमपीयू में फोटो कैटेलिक की अल्ट्रावायल एयर परिफवायर प्रणाली की स्थापित की गई है। चंडीगढ़ के सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के अनुसार इस सिस्टम को आरएमपीयू के दोनों सिरों में यह डिजाइन और स्थापित किया गया है ताकि बाहरी हवा से आने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि से हवा को फिल्टर किया जा सके। बात करें हरियाणा और यूपी में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह पर बड़े हादसे हुए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जगडोली नगर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। वहीं सोनीपत में यमुना नदी में भी 2 की मौत हुई है। 2 अभी भी लापता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें जहां अलग अलग जिलों में भी 8 लोगों की मौत की खबर आई है। संत कबीर नगर में 4 बच्चे डूब गए हैं। चारों भाई बहन थे, सभी के शव निकाल लिए हैं। वहीं ललितपुर और उन्नाव में 2 लोगों की विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और सोनीपत में गणपति विसर्जन के दौरान 2 हादसे हुए। करीना रेवाड़ी रोड पर स्थित गांव झगडोली को पास नहर में गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने गए 9 लोगों को पानी की तेज बहाव के साथ बह गए। देर रात 8 लोगों को नहर से बाहर निकाला गया। इनमें से 4 की मौत हो गई, अन्य 4 की हालत अभी गंभीर है। महेंद्रगढ़ में मृतकों की पहचान टिंकू, आकाश, नितिन और निकुंज के तौर पर की गई है। यह भी 18 से 23 साल के बताए जा रहे हैं। मनोज, दीपक, सुनील, संजय को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। महेंद्रगढ़ के डीसी डॉक्टर जे.के. आभीर ने दावा किया है कि बिना परमिशन के जगडोली के नहर में विसर्जन किया जा रहा था। डीसी ने 4 लोगों की मरने की पुष्टि की है। साथ ही बताया है कि अभी नहर में रेस्क्यू चल रहा है। 8 लोगों को बाहर निकाला गया है। डीसी ने बताया कि गणपति की प्रतिमा 8 फीट की थी। जैसे लोगों ने इसे प्रवाहित किया, तेज बहाव में 9 लोग प्रतिमा के साथ पानी में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 3 को बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका एनडीआरआई के जवान ने निभाई। वह अपने बच्चों को लेने रेवाड़ी जा रहा था। उसे नहर से 3 लोगों को निकाला। लोगों को नहर में बहने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूर्व शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। फिलहाल नहर के पानी को रुकवा दिया गया है। बात करें करीब 2 सप्ताह बाद आज फिर शिकर की बारिश हुई।
आज सुबह से 5 से 10 मिनट तक यहां जमजमाकर बारिश का दौर चला। इस दौरान हुई 1 मिलीमीटर बारिश में सिकर की नवलगढ़ रोड पर 1.5 फीट बरसाती पानी जमा हो गया, जिसकी बारिश रुकने के 2 घंटे बाद भी निकासी नहीं हो पा रही है। सीकर में आज कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, तो सीकर में आज सुबह बारिश होने की नवलगढ़ रोड पर जमा हुई बरसाती पानी के चलते यहाँ एक बार फिर रास्ते और दुकानें बंद रही। इस रोड पर संचालित होने वाले स्कूल और कोचिंग के स्टूडेंट को पिपराली रोड और बाईपास होते हुए नवलगढ़ रोड पर आना पड़ा। वहीं बरसाती पानी के बीच से निकलने के दौरान कुछ गाड़ियां तो पानी के बीच बंद हो गई, जिन्हें आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। नवलगढ़ रोड पर जल निकासी की मांग को लेकर सीकर में अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है। 22 अगस्त से नवलगढ़ रोड संघर्ष समिति के आह्वान पर नवलगढ़ पुलिया के पास धरना शुरू किया था, जिसे भी आज 19 दिन हो चुके हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि 1 मिलीमीटर की बारिश ने ही सीकर में लाचार सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। बुलेटिन में समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। के बाद बात करते हैं भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सांसद प्रमिला जयपाल को फोन पर अपमानजनक और नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने ऑडियो मैसेज ट्विटर पर पोस्ट किए। इन मैसेज में अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। प्रमिला ने जो ऑडियो शेयर किया है, इसमें कॉल करने वाला शख्स उन्हें नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है। साथ ही वह प्रमिला को मूल देश भारत वापस जाने कह रहा है। प्रमिला ने लिखा है कि आमतौर पर राजनीतिक लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं कह रही हूँ क्योंकि हम हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते। हम उस पर नस्लवाद और लिंगवाद को भी स्वीकार नहीं कर सकते जो इस हिंसा को बढ़ावा देते हैं। प्रमिला जयपाल एक अमेरिकी राजनेता है जो 2017 को वाशिंगटन में 7वें कांग्रेस जिले के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। एक और ट्वीट में प्रमिला ने लिखा कि नस्लवाद और गुस्से से भरा एक आदमी मेरे घर पर एक भरी बंदूक को साथ दिखा। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बढ़ती हिंसा से अपने सामने हम चुप नहीं रह सकते। यह अलग थलग घटनाएं नहीं है, बहुत कुछ दांव पर लगा है। गौरतलब है कि इससे पहले सिटाल में 49 साल का बेट फॉरेस्ट पिस्तल के साथ प्रमिला के घर के बाहर नजर आया था। पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया था। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में सड़क हादसे के कम होने का नाम नहीं ले रहे।
लगातार सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला नागपुर से सामने आया है, जहां एक कार चालक ने 4 बाइक सवार को टक्कर लगाई है। इस मामले में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग को गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे गिर गए और कहा जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। बात करें अगली खबर की। बुंदेलशहर के सिकंदराबाद गोपालपुर में स्थित प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में बैठे करीब आधा दर्जन बच्चे अचानक बेहोश हो जाते हैं। बच्चों को अचानक बेहोश होने की घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ग्रामीण की मदद से उपचार के लिए बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं इसी घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद एसडीएम सिकंदराबाद और सीओ सिकंदराबाद मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। शिक्षिका की माने तो पिछले कई दिन से विद्यालय में बच्चे अचानक बेहोश हो रहे थे। वहीं स्कूल की शिक्षिका की माने तो बात करते हैं कि पिछले कई दिन से विद्यालय में बच्चे अचानक बेहोश दिखे जा रहे हैं, लेकिन आज अचानक से लगभग आधा दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्रियों से निकली जहरीली गैस के कारण बेहोश हुए। इस मामले में पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। पूरा मामला पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। अगर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट समय समय पर औद्योगिक क्षेत्र की इन फैक्ट्रियों की जांच करता तो शायद यह हादसा न होता। पूरी घटना पर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तभी बात करें कि बुलंदशहर डीएमसीपी ने बताया कि जैसे बच्चों के बेहोश होने की सूचना मिली, तत्काल प्रशासन और पॉल्यूशन बोर्ड की टीम को रवाना कर दिया। मौके पर जाकर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। जांच करने के बाद भी जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। बात करें झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने के बाद गढ़वा में एक युवक को जलाने की घटना सामने आई है। एक युवक 2 लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाने पहुंचा था। इतने में ही आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना में पीड़ित पूरी तरह से झुलस गया है। मामला गढ़वा जिले का वंशीधर नगर थाना क्षेत्र में चित्त विश्राम गांव का है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने दीपक सोनी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला देने का प्रयास किया। पीड़ित दीपक सोनी इस घटना में पूरी तरह से झुलस गया है। युवक का सर और चेहरा काफी जल गया है। इसे इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना पर प्रभारी योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की पूरी छानबीन की। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित दीपक सोनी ने बताया कि उसके घर के पास असमुद्दीन अंसारी और एक अन्य व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसके बाद सोनी अपने घर से निकले और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। उतने में ही बात करें तो अंसारी ने सोनी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसे गंदी गंदी गालियां दी और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे दीपक बुरी तरह से झुलस गया। अस्पताल में भर्ती दीपक ने बताया कि आरोपी पेट्रोल बेचता है। जैसे ही मैंने उसको कहा कि क्यों कर रहे हो तो बोलने लगा तुम मेरे मालिक हो। गालियां देते हुए पेट्रोल की बोतल लेकर आया और मुझ पर उड़ेलकर माचिस से आग लगा दी। घटना के बाद किसी तरह आसपास के लोगों ने उसे बचाया और इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसके उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपथन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।